ओके, नाइन्थ क्लास इन हिस्ट्री चैप्टर 2 रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, पहले इनको क्लियर करना पड़ेगा सो दैट हमें इजीली ये चैप्टर आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था पावरफुल आइडियाज़ जो फ्रीडम इक्वालिटी को लेकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर यूज़ किए गए थे, तो यहाँ पर भी कुछ वैसी ही चीज़ें थी, लेकिन सोशलिज्म पे ज़्यादा स्ट्रेस किया गया था। कैपिटलिज्म को रिमूव किया जाए और एक सोशल सोसाइटी डेवलप की जाए जहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर एक साथ एक इक्वालिटी मेंटेन करके रह सकें। और कोई भी जब रेवोल्यूशन होता है तो डेफिनेटली कंडीशन सडनली चेंज होती है। तो इसी तरह से यूरोप और एशिया में नए आइडियाज़ जो थे अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस, तो ये सब इस टाइम पर चलने लगे। इंडिया के अंदर भी राजा राम मोहन रॉय जैसे काफ़ी रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से या रशियन रेवोल्यूशन से काफ़ी आइडियाज़ यूज़ किए थे अपनी फ्रीडम फाइट के दौरान। उसके बाद हम आते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स पे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि लिबरल्स होते क्या है। लिबरल, वन हु अलाउज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। ये वो लोग हैं जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम पे स्ट्रेस करते हैं एंड सपोर्ट्स ग्रेजुअल सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंजेस, और सामाजिक, फिर राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन को फेवर भी करते हैं। अब रशियन रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये वो ग्रुप है विच लुक टू चेंज सोसाइटी। लिबरल्स वांटेड अ नेशन, ये वो ग्रुप था जो समाज को चेंज करना चाहता है। ये चाहते थे कि समाज हमारा ऐसा हो, ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे सभी रिलीजन्स इक्वल हो, विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। उसके अलावा धर्म को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। एंड लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, जो वंशानुगत जो किंग रूल चल रहा है, राजा है, उनको जो अनकंट्रोल्ड पावर्स मिली हुई है उसके भी खिलाफ थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, सरकार के अगेंस्ट में जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये चाहते थे कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि लॉज के अकॉर्डिंग वर्क करे। इसमें एक वेल ट्रेन जुडिशरी होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट रूलर्स, ऑफिशियल्स इनसे इंडिपेंडेंट हो। उसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ये बिलीव नहीं करते थे, यानी राइट टू वोट सभी को दिया जाए, मेल्स फीमेल्स सभी एडल्ट्स को, ये उसके फेवर में नहीं थे, बल्कि ये चाहते थे कि राइट टू वोट जो है सिर्फ उनको दिया जाए जिनके पास प्रॉपर्टी है। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो एक्टिव सिटीजन्स हुआ करते थे उसी तरह से ये उस रूल को फॉलो करना चाह रहे थे। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द राइट टू वोट फॉर वुमेन, और औरतों को भी राइट टू वोट के फेवर में नहीं थे। उसके अलावा आपके रेडिकल्स जो है, रेडिकल्स बेसिकली वो ग्रुप है वन हु इज इन फेवर ऑफ थॉरो एंड कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज। ये वो ग्रुप है जो चाहता है कि पूरी तरह से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव समाज में किया जाए। अगर चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, कि सरकार कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से बनाई जानी चाहिए। उसके अलावा कई ऐसे भी थे जो वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, यानी राइट टू वोट वुमेन को दिया जाए। उसके अलावा अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, जो ग्रेट लैंड ओनर्स हैं उनके प्रिविलेजेस को ये उनके खिलाफ थे, एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स उनके भी ये अगेंस्ट में थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये फेवर करते थे, लेकिन सारी प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट्रेशन जो है कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, यानी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो कि बहुत अमीर और बहुत गरीब जो डिफरेंस होता है उसके ये अगेंस्ट में थे। उसके अलावा थर्ड ग्रुप आपका जो है वो कंजर्वेटिव्स का है। कंजर्वेटिव बेसिकली रेडिकल्स और लिबरल्स दोनों के ही अपोज में थे, दोनों के ही खिलाफ थे। वन हु अपोज टू ग्रेट और सडन सोशल चेंज, ये वो ग्रुप था जो चाहता था कि समाज में बदलाव तो आए लेकिन अचानक एक साथ सारा बदलाव ना आए, स्लोली स्लोली चेंजेस to take place. After the French Revolution, however, even conservatives had opened their minds to the need for change. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी समझ में आ गया था, यहाँ पर रशियंस को भी समझ में आ गया था कि जो कंजर्वेटिव्स है रशिया के कि बदलाव तो ज़रूरी है। Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. जबकि 18th century की शुरुआत में ये बिल्कुल चेंज के खिलाफ थे, लेकिन 19th सेंचुरी में आते आते इन्होंने एक्सेप्ट करा कि चेंज इनएविटेबल है, करना पड़ेगा।
लेकिन पास्ट को रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है, यानी जो मोनार्की और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं उनको रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। इसलिए जो भी हम बदलाव करें वो स्लो प्रोसेस में स्लोली होना चाहिए। Such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil और that followed the French Revolution। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो भी बदलाव हुए, अगर हम उससे कंपेयर करें तो ये आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट थे। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। इसीलिए जो भी अटेम्प्ट्स रेवोल्यूशन के टाइम पर या नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर लिए गए 19th सेंचुरी में, ये हेल्प करते हैं हर चीज़ की लिमिट और इसके पोटेंशियल को डिफाइन करने में। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। जब रशिया में इंडस्ट्रीज वगैरह आई तो समाज में क्या क्या बदलाव आए। These political trends were sign of a new time। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक नए टाइम का पॉलिटिकल ट्रेंड का साइन था कि अब नया एरा चालू हो चुका है। It was a time of profound social and economic changes। इसमें सामाजिक आर्थिक दोनों ही बदलाव हो रहे हैं। ये वो टाइम था जब नई सिटीज़ बनी, नए इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हुए, रेलवे लाइंस एक्सपैंड हुई क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जितने भी आदमी, औरतें, बच्चे ये सब काम की तलाश में फैक्ट्रीज तक पहुँचे। वर्क आवर्स जो थे वो काफ़ी लॉन्ग थे, वर्किंग आवर्स काफ़ी लंबे हुआ करते थे और तनख्वाहें कंपैरेटिवली उसके हिसाब से काफ़ी कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन फिगर था जो देखने को मिल रहा था, कॉमन फीचर था, वो इसलिए क्योंकि फैक्ट्रीज अभी कम ही बनी और जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी की खबर निकलती थी तो काफ़ी सारे लोग गाँव से निकल के शहर की तरफ काम की तलाश में आ जाते थे। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी शहरों के अंदर सैनिटेशन को लेकर, हाउसिंग को लेकर, वो एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही थी। और जब इंडस्ट्रियल गुड्स की लो डिमांड हो तो उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट वापस स्टार्टली नजर आता है। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशंस टू दीज इश्यूज और लिबरल्स रेडिकल्स चाहते थे कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाला जाए। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इस वक्त जो थी वो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी प्राइवेट पर्सनस के हाथ में थी। लिबरल्स रेडिकल्स देमसेल्व्स ये खुद भी काफ़ी प्रॉपर्टी ओन करने वाले पर्सन्स थे, एम्प्लॉयर्स थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ, अब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कहाँ से बनाई थी? ट्रेड के जरिए, इंडस्ट्रियल वेंचर्स के जरिए, यानी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके या व्यापार करके, कि इधर से लिया उधर सप्लाई करा। दे फेल दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज, इनका मानना था कि इस तरह के एफर्ट्स को एनकरेज करें ताकि दूसरे लोग भी जो हैं उस लेवल तक पहुंच सके। डायरेक्ट बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ द वर्क फोर्स एंड द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजंस वर एजुकेटेड, क्योंकि लोग अगर पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, काम करने लायक होंगे तो डेफिनेटली कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होगी। अपोज टू द प्रिविलेजेस ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, पुराना जो सिस्टम था नोबल्स वाला, उसके ये खिलाफ थे। हेड बाय बर्थ, क्योंकि बर्थ बेस इनको राइट्स मिले हुए थे कि आप नोबल्स में पैदा हुए या क्लर्जीज में पैदा हुए तो आपको ये अधिकार दिए जाएंगे, इसमें आपका कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, तो उसके ये अगेंस्ट में थे। दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, इनका मानना था कि इंडिविजुअल एफर्ट यानी आपके मेरिट्स के जरिए आपको राइट्स दिए जाने चाहिए। लेबर, एंटरप्राइज सब कुछ वैसे होना चाहिए। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर्ड, अगर हर नागरिक की आज़ादी इंश्योर की जाएगी, अगर हर गरीब को मौका मिलेगा काम करने का, एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, और जिनके पास पैसा है वो बिना किसी रोक टोक के अगर ऑपरेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी डेवलप करेगी। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal, और इसीलिए काफ़ी सारे लोग जो कि काम करना चाहते थे वो लिबरल्स के आसपास रैलीज किया करते थे एंड रेडिकल ग्रुप्स के आसपास में, एंड पार्टीज इन दी अर्ली 19th सेंचुरी। सम नेशनलिस्ट, अब कुछ जो राष्ट्रवादी लोग हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स, ये चाहते थे वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट एन एंड, ये चाहते थे कि रेवोल्यूशन को खत्म किया जाए टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। 1815 में यूरोप की में जिस तरह की सरकारें बनी थी नेपोलियन की हार के बाद में, उस तरह की सरकारें बनाई जाए तो अपने आप रेवोल्यूशन खत्म हो जाएंगे। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्च, और उसके बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया में भी लोग क्रांतिकारी हो गए और वो चाहते थे कि मोनार्चियल सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रेवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशन, जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे, नेशनलिस्ट थे, वो रेवोल्यूशंस के बारे में बात करते थे ताकि देश को नेशन में कन्वर्ट, टुकड़ों के बदले नेशन में कन्वर्ट किया जाए जहाँ पे सभी नागरिक जो हैं वो इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सके। अब ऐसे ही 1815 के बाद में एक रेवोल्यूशनरी थे इटली के गिसेपी मजीनी, इटालियन नेशनलिस्ट है, कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली,
वो भी काफ़ी दूसरों से इंस्पायर्ड थे और वो सेम चीज़ इटली में फॉलो करके इटली को एक सिंगल नेशन में